नमस्कार। पाकिस्तान सरकार को अमेरिका के नए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगा है पहला बड़ा झटका। वो पहला बड़ा झटका ये है कि जिस अफ़गान पीस डील में पाकिस्तान बहुत दिलचस्पी लेकर के उधर एक पीस डील करवा रहा था अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, उस डील को अब बाइडेन गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, ऐसा बाइडेन गवर्नमेंट ने कहा है। जहाँ तक बात ये कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कितना ज़रूरी है तालिबान का और कितना ज़रूरी है अफ़गानिस्तान का और कितना ज़रूरी है पाकिस्तान का इस पीस डील के लिए, तो एक एक क्लियर वर्ड इस चीज़ से क्लियर होता है, ये बात इस बात से क्लियर होती है कि कॉन्डोलीज़ा राइस जब 11 सितंबर अटैक के बाद एक कमीशन के सामने पेश हुई तो उन्होंने ये बोला कि अमेरिका की तालिबान पॉलिसी फ़ेल हो गई क्योंकि हमारी अफ़गानिस्तान पॉलिसी फ़ेल हुई और अफ़गानिस्तान पॉलिसी फ़ेल हुई क्योंकि हमारी पाकिस्तान पॉलिसी फ़ेल हुई। तो इतना इतना इंटरलिंक्ड हैं ये तीनों, इतने जुड़े हुए हैं ये तीनों। अब बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ बोल दिया है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन ने बोला कि भाई हम इस डिसीज़न को रिव्यू करना चाह रहे हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोईब को ये बात बताई कि भाई हम इस पॉलिसी को रिव्यू करने के मूड में हैं, हम इस पॉलिसी को जैसे ये चल रही थी वैसे चलाने के मूड में नहीं है। ये जो अफ़गान पीस डील थी ये दोहा में साइन हुई थी 2020 में, फरवरी 2020 में। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हक्कानी नेटवर्क जिसको अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था, उसकी सारी बातें अब पाकिस्तान ने मनवा ली थी। यहाँ तक कि हालत ये हो गई थी कि जिसको टेररिस्ट मानता था, जिस पे $5 मिलियन का एक इनाम रखा हुआ था अमेरिका ने, उसका जो चीफ था सिराजुद्दीन हक्कानी, उसके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने शुरू हो गए थे। अब सोचिए कि जिसको टेररिस्ट मानते हैं उसके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स में छपें, तो मतलब किस लेवल तक अमेरिका को झुकना पड़ा था इसमें। असलियत ये थी कि इस डील में पाकिस्तान ने कुछ ऐसे छुपी हुई चीज़ें डलवाई थी जो कि सबसे छुपाई गई थी। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी गई थी कि ये बाद में बताई जाएगी, ये बाद में बताई जाएगी, ये बाद में बताई जाएगी, ये धीरे धीरे करते रहेंगे। वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। उस साथ साथ तालिबान का जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसका नया नाम लिखा दिया था इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। अब अमेरिका इसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। जहाँ तक बात ये कि ये डील किसकी थी? ये डील यूएस ने स्टार्ट तो ज़रूर की थी, लेकिन इसके ड्राइवर हक्कानी नेटवर्क था और इसमें इसका जो मेन इंजन था वो पाकिस्तान के हाथ में था। तो ये डील चलनी तो बहुत मुश्किल थी क्योंकि पूरा टेररिज्म की ओर जाने लगा था अफ़गानिस्तान। और उसमें एक प्रॉब्लम ये कि अब ये टेरर की ओर जाएगा तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा उस चुनी हुई सरकार का जो कि अफ़गानिस्तान में बैठी है, उसके सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ये बोला गया था डील में कि टेरर अटैक्स जो अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं उन्हें रोका जाएगा, नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद वायलेंस बढ़ती चली गई। जहाँ तक की बात कि अमेरिकन ट्रूप्स पे अटैक नहीं हुए थे, तो अब ये रिव्यू की पॉलिसी आ रही है, इसके बाद हो सकता है कि ये अटैक्स बढ़ जाएं अमेरिकन ट्रूप्स पे। लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज सिचुएशन ये है कि जो अभी हालत है उसके हिसाब से अमेरिका हो सकता है कि 1 मई की डेडलाइन जो विड्रॉल के लिए बोली गई थी वो उसको स्किप कर जाए या उसको लांघ जाए या उस डेडलाइन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे कि हम विड्रॉ ना करें। अभी तक वो देख रहे हैं, अभी तक वो प्रोसेस में हैं। अमेरिका के जो सोल्जर्स थे वहाँ पे 2011 में वो 1 लाख तक थे और उसको इस समय 2,500 तक ले आया है अमेरिका। बहुत कम कर दिए हैं। साथ में इस डील में एक और भी चीज़ थी। डील में ये था कि तालिबान के 5,000 लड़ाके छोड़े जाएंगे, अफ़गान सरकार छोड़ेगी और अफ़गानी
1000 सोल्जर्स यानी कि जवान और जो अधिकारी तालिबान ने पकड़े हुए हैं अपनी जेलों में रखे हों उन्हें छोड़ा जाएगा। अफगानिस्तान ने ये 5000 लड़ाके छोड़ने से मना कर दिया, बोला कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, जिन्होंने मास स्केल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए, उन्हें छोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब ये जो 2500 ट्रूप्स हैं ये कब विड्रॉ होंगे अमेरिका की ट्रूप्स, और साथ में नेटो के करीब 10,000 वहाँ पे लोग हैं, जिस पे इस महीने के एंड में नेटो के जो मिनिस्टर हैं, नेटो के डिफेंस मिनिस्टर, उन्हें डिसीजन लेना है। ये कब विड्रॉ होंगे अभी तो नहीं लगता। अमेरिका इस पूरी डील से अभी पुल आउट करता हमें दिख रहा है। क्यों पुल आउट करता दिख रहा है? इसलिए क्योंकि अमेरिका को अब लग रहा है कि इससे पुल आउट किया तो हो सकता है हम तो बच जाएं, लेकिन जितना खून खराब है, जितना वायलेंस, जितना आतंक अफगानिस्तान में बढ़ेगा, उसके लिए हमें सीधे अमेरिका को पूरी वर्ल्ड हम उंगलियां उठाएगी अमेरिका के ऊपर, हमें ब्लेम दिया जाएगा। और इस ब्लेम के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या इतना खून बहाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता अमेरिका इतना बड़ा एक वो अपने सिर पे लेगा। खैर आगे आते हैं बात कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम थी इसमें। इंडिया को प्रॉब्लम ये थी कि ये डील, इसमें हक्कानी नेटवर्क ने सब कुछ डिक्टेट किया था। मतलब एक एक चीज़ हक्कानी नेटवर्क ने बताई थी। हक्कानी नेटवर्क कौन है? हक्कानी नेटवर्क वो है जो कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के जो रहनुमा जो बैठते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो उनके आका बैठते हैं, हक्कानी नेटवर्क उनको रिपोर्ट करता है, उनसे हथियार लेता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा अमेरिका बोल चुका है। और इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला कि ये हक्कानी नेटवर्क है, इसने इंडियंस का भी खून किया है, इसने इंडियंस का भी मर्डर किया है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। जो हमारे लोग रिबिल्डिंग के लिए गए थे, जो हमारे इंजीनियर्स गए थे वहाँ पे रोड्स बनाने के लिए, उनका, और हमारी एम्बेसी पे अटैक्स का। तो ये हक्कानी नेटवर्क इस समय, हक्कानी नेटवर्क के साथ साथ दूसरे भी हैं, हक्कानी नेटवर्क इस समय का सबसे बड़ा टेरर नेटवर्क दिख रहा है उस इलाके में। अब जहाँ तक बात है, हक्कानी नेटवर्क जो है वो अल-कायदा के साथ भी है और इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान के साथ भी है, दोनों के साथ मिला हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान चीखता है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे अंडर करता है, वो हक्कानी नेटवर्क पे कभी कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? इसलिए क्योंकि हक्कानी नेटवर्क मेरा पाला हुआ है, मेरा आदमी है, इसलिए। अब जहाँ तक बात ये कि 1 फरवरी से जो रिटर्न दिया था, रिटर्न की डेट 1 मई से जो रिटर्न की टाइम दिया गया था पिछले एग्रीमेंट में, इनफैक्ट ये एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट चल रहा है, उस एग्रीमेंट में ये भी था कि वायोलेशन यानी कि टेरर नहीं होगा। अब टेरर नहीं होगा तभी तो वो रोकेगा। ऐसा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि टेरर तो रुका नहीं, बढ़ता जा रहा है। तो और अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको अलकायदा से अपने रिश्ते तोड़ने थे, वो भी हमें कुछ नहीं देखा। तो अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा तो हम ये प्रॉमिसेस कैसे अपने रख लें? हमें इसको देखना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे उसमें शेड्यूल जो पुल आउट है, अगर ये जो पुल आउट नहीं होता तो ये पीस डील भी साथ साथ ख़त्म हो जाती है, और पीस डील ख़त्म होती है तो सब पूरा का पूरा ड्रामा ही ख़त्म। तो फिर नए सिरे से वहाँ पे पीस का देखा जाएगा। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी कि हम अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, ये पॉलिसी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैसे पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है, दोहा में टॉक्स हुई इनकी तालिबान की और अफगानिस्तान की, इस साल जनवरी में भी हुई इलेक्शंस के बाद, लेकिन नए एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले। तो उस समय भी दोनों साइड्स यानी कि अफगानी साइड और तालिबान दोनों ने उन टॉक्स को ज्वाइन नहीं किया। हालांकि टॉक्स हुई, लोअर लेवल ऑफिशियल से टॉक्स तो हुई, और जब टॉक्स हुई तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम भी किया। पाकिस्तान ने बोला बहुत अच्छा है, ये पीस टॉक्स होनी चाहिए, पीस का हम समर्थन करते हैं। लेकिन कौन सी पीस? वहाँ पीस का तो कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ तो अफ़गानिस्तान को अपना बनाने का, अफ़गानिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए और अफ़गानिस्तान में फिर वही तालिबान का शासन लाने के लिए साजिश चल रही थी। कोई पीस टॉक्स नहीं थी। तो और इस पूरे प्रोसेस में जो कि दोहा में प्रोसेस चला, लंबा प्रोसेस चला दोहा में, ये 1 साल में 1.5 साल में नहीं हुआ, इससे पहले से चल रहा है। और दोहा के प्रोसेस में पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि इंडिया ना घुस पाए। ये अमेरिका, रशिया, तालिबान और
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इसी पे फोकस कराया उसने। ये 4 कंट्रीज़ को ही लेके आया वो, अमेरिका, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यही यही कंट्रीज़ से उसने किया। और उसने कोशिश की कि इंडिया ना घुस पाए। अब इंडिया ना घुस पाए क्यों? इंडिया इसलिए ना घुस पाए क्योंकि वो इंडिया को बाहर रखना चाहता है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका वर्चस्व रहे, ताकि वहाँ पे वो दोबारा पुराने ज़माने की तरह, यानी कि 20 साल पहले की तरह वहाँ पे सेंचुरीज बना ले, टेररिस्ट कैंप्स बना ले। आज भी कुंडूज में वहाँ पे तालिबान के कैंप चल रहे हैं। तालिबान उसी एरिया में ऑपरेटिव है, तालिबान उसी एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव है जो एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है। यानी कि हथियार वहाँ से मिल रहे हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री में, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, लैंडलॉक्ड कंट्री में कहाँ से हथियार मिल सकते हैं? कोई एक कंट्री दे रहा है, और जब अगर पाकिस्तान के साइड वाला में ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसका मतलब हथियार उस साइड से आ रहे हैं। जहाँ तक बात ये कि अब इस टॉक्स के बाद, ये इसके बाद, रिलीज़ के बाद, इस पूरे अगर ये टूटी, अफगान पीस अकॉर्ड टूटा, तो क्या होगा? वायलेंस बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान को फिर से देखना पड़ेगा कि उसकी पॉलिसी सही है कि नहीं। और अमेरिका पाकिस्तान को ये समझा के रहेगा कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है, एक बार अपनी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू कीजिए, आप आतंकवादियों के साथ नहीं आइए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब तक कि जो बोलता रहा है, या जो उसकी जो भी विचार दिखे हैं, वो ये हैं कि वो इंडिया के फेवर में दिखे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखे हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत इंडिया के खिलाफ बोला होगा, उनकी पॉलिसीज़ इंडिया के खिलाफ रही होंगी, लेकिन ओथ लेने के बाद, जब उन्हें सरकारी अमले ने रिपोर्ट शुरू किया, जब उन्हें सरकारी अमले ने ब्रीफिंग शुरू की, उसके बाद से सब कुछ पलट गया और उनके जो विचार हैं वो इंडिया के फेवर में दिखने शुरू हो गए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता की बात है कि या तो वो आतंकवाद से अपना पल्ला झाड़ ले, या फिर वो जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाले, क्योंकि वो अब चाइना की कॉलोनी बनने वाला है, नॉर्थ कोरिया टाइप। क्योंकि पैसा उसे कोई देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा है भी नहीं, पार्क गिरवी रख के पैसा ला रहा है, कितने दिन तक लाएगा? अगर यूएई ने भी मांग लिया अपना पैसा तो वो ख़त्म ही है, फिर उसके बाद कहाँ से आएगा? फिर तो चाइना बिल्कुल शिकंजा कस लेगा। और देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। देश कभी भी हथियार से या जिहाद से नहीं, जिहाद से तो कतई नहीं चलता। जिस जिहाद के नारे से आप देश चलाना चाह रहे हैं, देश चलाने के लिए भले ही कोई भी हो, देश का आइन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कानून भारत जैसा होना चाहिए। और भारत की इसी खूबी पे भारत माता के सारे बच्चों को नाज है। जय हिंद।